जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज जो सीरीज है उसका ये 8वां लेक्चर है। ठीक है। इसके पहले 7 वीडियो अपलोडेड हैं चैनल पर, तो उनकी एक प्लेलिस्ट भी बनी है, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उनकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। उसको देख लेंगे तो आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक तैयार होता रहेगा। ठीक है। जो आपको एडिशनल मैं जानकारी देता हूँ उसको नोट्स के रूप में अपने पास बना के रखिए, और परीक्षा में जाने से पहले उन नोट्स को आप रिवाइज करिए। 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम मतलब 3 से 4 बार आप रिवाइज करिए जो भी नोट्स आप बनाते हैं। परीक्षा के पहले अगर 3 से 4 बार अगर आप कोई नोट्स बना के रिवाइज करते हैं तो आप समझिए कि आपकी जो सफलता है उसके बहुत नज़दीक पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर तो करिएगा ही। ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पहला मैचिंग कूट दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये मैच करना है। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उससे ये संबंधित है। आपके लिए भी प्रश्न दूंगा मैं, तो आप बताइएगा ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये कब शुरू हुई थी योजना। ठीक है, पहला प्रश्न इसके साथ। और अभी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो ये दोनों चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होता है तो अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए संतरा, केला, आंवला, आम। अब देखिए आम अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगे तो आम आप लखनऊ से मैच कर सकते हैं, और आंवला प्रतापगढ़ बहुत फेमस है। तो अगर डी का 1 हो गया तो देखिए डी का 1 2 में है, बाकी ये दो ऊपर वाले हट जाएंगे। आपके पास बचता है ये और ये। ठीक है। तो ऑप्शन इसी तरीके से एलिमिनेट करना है। आपको चारों ऑप्शन अब नहीं देखना है, दो तो खत्म। अब जैसे आंवला आपने देख लिया कि सी का 2 है, तो सी का 2 यहाँ भी है यहाँ भी है। एक चीज़ और ढूंढना पड़ेगा आपको। तो देखिए बनारस में केला बहुत होता है। ठीक है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो वाराणसी इधर केले से मैच हो गया। तो बी का 3, जैसे ही आप बी का 3 आपको मिल गया, आप आंसर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है। जलवायु की दृष्टि से ये 8 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, तो ये 18 नहीं है, ये 9 है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2। ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू हुई थी। तो जो ये योजना है ये है क्या, पहले तो वो भी जान लीजिए आप। सैनिटरी मार्ट योजना ये अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा लागू की गई थी 2001 और 2 में। ये बेसिकली उनके लिए थी जो अ, अनुसूचित जाति जनजाति या जो भी व्यक्ति सिर से मैलड होते थे, और उन वो चूंकि अब वो चीज़ प्रतिबंधित हो गई है, उसको रोका जा रहा है सरकार को। तो जो क्योंकि वो तो उनका रोजगार था, है तो वो गलत काम, लेकिन वो तो एज अ रोजगार मतलब उसको अपना वो कर रहे थे काम, तो वो बेरोजगार हो गए। तो उनको रोजगार देने के लिए ये योजना चलाई गई। तो सैनिटरी मार्ट योजना याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें से आप फिर मैच करना है। ये वाले मैचिंग के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है। देखिए बेगम समरू का ये जो चर्च है वो मेरठ में है। आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा अगर एक आध चीज़ पता चल गया इसमें। जैसे देखिए ए का 3, तो आप देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए का 3 हो गया, और देखिए दो दो ऑप्शन खत्म हो गए, ये दोनों हैं बस। श्रृंगी ऋषि मंदिर ये कहाँ पर है। तो ये श्रृंगी वाला ऋषि मंदिर जो है ये फर्रुखाबाद में ही है। तो जैसे ही आपको 2 दिखेगा बी का, वैसे ही आप आगे टिक लगाइए और चलते बनिए। हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो बाराबंकी में है, और जेतवन महाविहार ये श्रावस्ती में है। ठीक है। तो इसका आंसर ये जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इसी तरीके से हल किया करिए जो भी प्रश्न आपको दिखे। चलिए निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं था। तो देखिए इसमें रामानंद जी जो मध्यकालीन भारत में जो ये भक्तकालीन युग वो चल रहा था, तो उसमें ये रामानंद जी के शिष्य थे, उन्हीं को
अष्टछाप कवि कहते थे। वो 8 शिष्य थे उनके, उन्हीं को अष्टछाप कवि कहते हैं। तो उसमें देखिए नंददास थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे, हरिदास उसमें नहीं है। उनकी जगह पे आप देखिए सूरदास, आप इनको याद रखिए, नाम कई बार पूछ भी सकता है। तो ये 3 ही इधर हो गए, 5 अभी और बता देता हूँ मैं आपको। ये सूरदास हो गए और एक चतुर्भुज दास हो गए, याद रखिएगा आप, चतुर्भुज दास, ठीक। फिर एक छित स्वामी, छित स्वामी, एक हो गए गोविंद, गोविंद स्वामी, ठीक है, एक हो गए गोविंद स्वामी और एक हो गए कृष्णदास, ठीक है। तो 5 ये लोग हो गए और 3 यहाँ पे, यानी टोटल 8 हो गए। तो ये 8 कवियों का, इनके 8 कवि शिष्य थे, यही अष्टछाप कवि कहलाए, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए, इसमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो जो कीवर्ड्स है उसको जरूर आप अंडरलाइन कर लिए करिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए चौधरी चरण सिंह, ये सही है, लखनऊ में है, ये हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं। नागरिक हवाई अड्डा ये कानपुर में है, सही है। जेवर अभी जो बन रहा है गौतम बुद्ध नगर, वो सही है, ठीक है। इसमें जो बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा है वो लखनऊ में नहीं है, ठीक है, लखनऊ में, ये मेरठ में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहाँ पर है? मेरठ में, बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वो मैचिंग वाला प्रश्न। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न ही यही बन गया है। तो देखिए कृषि श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना ये 2001 में चलाई गई थी, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये अगर आप थोड़ा सा आपने अगर इकोनॉमिक्स वगैरह ये पढ़ रखा है तो आपको ये 99 से, ये 1999 में ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। रोजगार गारंटी योजना ये 2006 में, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में। तो अगर इस प्रकार से देखेंगे तो ये इसका आंसर आएगा डी। आप मैच कर लीजिएगा इसको और ये लिख लीजिएगा, 2-4 बार इनको आप रिवाइज करेंगे, 1-2 बार वीडियो देख के आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? अब देखिए बैंक शाखा थोड़ी बाधा होगी, ठीक है, साक्षरता कोई बाधा नहीं है, अधिक आय भी बाधा नहीं है। ये जो निम्न आय है यही है जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधा का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पुराना है। ये देखिए, किसी देश की जीडीपी से के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? तो देखिए उसमें ये आर्थिक वृद्धि दर तेज होना, ये कमी सूचित करती है। अनुपात की बात हो रही है, जीडीपी कमी नहीं, वो अनुपात की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा 1 केवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें चलते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, ये संशोधन बिल 2018 में आया था, तो उसके अनुसार ग्रेजुटी की जो भुगतान की अधिकतम सीमा है वो कितनी है? तो पहले ये 10 लाख थी, लेकिन अभी इसको, इस जो ये नियम आया था, ये संशोधन बिल आया था, उसमें इसको 20 लाख कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। स्टैटिक जीके का सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 12वें के ये सही है, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन सही है, ठीक है। उसके बाद जो 13वां बना था वो भी सही है, विजय केलकर महोदय, वो भी सही है। 14वें में देखिए क्या एम खुसरो थे क्या? ये नहीं थे, ठीक है। 15वें के एन के सिंह सही हैं। इसके खुसरो महोदय ये 11वें के थे, याद रखिएगा इनको, ठीक है। ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इस तरीके के प्रश्न अभी हाल फिलहाल में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा इनका इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। पहले कौन बना था 11वें से लेकर के ये अभी जो लेटेस्ट चल रहा है यहाँ तक याद रखिए कम से कम, ठीक। बहुत पुराना नहीं, लेकिन 4-5 बार का याद रखिए, क्योंकि पूछा गया है प्रश्न। अभी हाल फिलहाल में मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी इसको सुमेलित करना है? इसका वित्त आयोग का और गठन का वर्ष, ठीक है। तो 11वां देखिए 1998, ठीक है 11वां। 13वां 2002 बता रहे हैं। तो अब देखिए यहीं से गड़बड़ हो गया, इसमें सही सुमेलित पूछ रहे हैं तो एक ही है आंसर, तो इसका ये हो गया। इसमें देखिए 13वां कैसे 2002 हो जाएगा? अगर 11वां है ये, तो 5 साल तो ऐसे ही इसी का हो जाएगा आगे, फिर अगले 5 साल ये, तो 13वां 2007 में था, ठीक है। 14वां जो है वो 2013 में, और 15वां जो है वो 2017 में। ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, सही पूछ रहा है, सुमेलित पूछ रहा है, तो वो 11वां, ये 11वां होगा बस, बाकी और सही नहीं है, ये सब गलत है। तो ये जो डेट मैंने लिखी है ये ईयर याद रखिएगा आप। जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि भारतीय बाजार में एक रूपता आएगी, सही है।
कर अनुपालन में सुधार आएगा, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर होगा डी, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, आज आज का प्रश्न एक और पूछता हूँ। जीएसटी क्या है, ये किस टाइप का टैक्स है ये? ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है या पर्सनल बेस्ड है, कैसे है, क्या है ये बताइएगा। आप अगर जवाब दे पाएंगे तो बताइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा वीडियो में, कमेंट कर दूंगा मैं, पिंड कमेंट। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो जाहिर सी बात है, वित्त मंत्रालय ही है। यही खर्चों को बढ़ाता है, व्यय करता है, जो भी करना है यही करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसकी जो ये 8% की वास्तविक जीडीपी रखी गई थी, ये सही है। ये भी विकास दर भी 4%, कार्य विकास दर भी सही है। प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की कमी, ये भी सही है। गैर कृषि क्षेत्र में 100 मिलियन नहीं था, ये 50 मिलियन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, तो याद रखिएगा इस पर। इसकी जो थीम थी, इन जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसकी थीम थी, आप इसको भी याद रखिएगा, तीव्र, ठीक है, तीव्र, अधिक समावेशी, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर, एक मिनट, हाँ ये देखिए, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो गरीबी हटाओ, ये इंदिरा जी ने जो नारा दिया था ये, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये उसी के दौरान दिया था, मतलब उसमें ये कार्यान्वयन क्रियान्वयन हुआ इसका, ठीक है। विकास केंद्रों के उपागम किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो ये विकास केंद्रों का उपागम जो है ये 4थी पंचवर्षीय योजना में ये इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसी में ये समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, ठीक है। वैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये रसिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये रूस से जो प्रभावित होकर ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब ये बताइए कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका क्या नाम है? मतलब पंचवर्षीय योजना तो कहते ही हैं, लेकिन उसका और एक नाम और है, तो मैं बता देता हूँ आपको, याद रखिएगा, ये एडिशनल जानकारी रखिएगा आप लिख के। हेरोड डोमर मॉडल है वो, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी को क्या बोलते हैं? पीसी महाबलोनिस, तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तीसरी जो है वो गाडगिल मॉडल, ठीक है, और चौथी जो है वो चौथी का अशोक रुद्रा मेनन करके है, शायद मेनन मॉडल ऐसे करके है। तो याद रखिएगा, दो तीन जो महत्वपूर्ण है उनको जरूर याद रखिएगा। अधिकतर करके सेकंड और ये फर्स्ट, ये दो अधिकतर पूछी गई हैं मैक्सिमम टाइम, तो उनको ध्यान रखिएगा। ये छोड़ दीजिए, ये प्रश्न इनको छोड़िए, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पुराने हैं, आप यहाँ से आइए, ठीक है, इसको देखते हैं। ये पेनिसिलिन नामक जो ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है जो, वो कहाँ कहाँ से पाई जाता है, मतलब किससे पाया जाता है? लाइकेन से, शैवाल से, या किससे? तो ये एक टाइप का कवक ही है वो, ठीक है, उसी से पाया जाता है। कवक, इनके जो अध्ययन होता है उसकी शाखा, वैज्ञानिक शाखा को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है, माइकोलॉजी। ये इस तरीके से भी प्रश्न मैचिंग में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर हवा है तो चूंकि हवा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लोहे की गेंद पहले गिरेगी, क्योंकि उसका जो भार है, द्रव्यमान उसका अधिक है, वो मास। तो ये अब क्या है कि अगर निर्वात बोलता कि निर्वात में लोहे और लकड़ी की गेंद समान भार की जो गेंद है वो समान ऊंचाई से गिराई जाए, तो दोनों फिर बराबर उस पर गिरेंगी, ठीक है, दोनों का समय ठीक एकदम समान समय पे गिरेंगी कि निर्वात में, ठीक है। लेकिन अगर हवा बोल रहे हैं तो हवा में जिसका भार ज़्यादा अधिक होगा वही गेंद पहले गिरेगी नीचे, ध्यान रखिएगा। चलिए, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या है? कौन सी ऊष्मा है? तो वो गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या है? जैसे कोई पदार्थ होता है ना, नियत ताप पर कोई पदार्थ, उसकी जो अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, जितनी ऊष्मा की, वही उसकी वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, क्या ऐसा चीज़ है जो जमने से रोकता है? तो ये हिपैरिन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या है वो? हिपैरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वार्षिक वलयों के आधार पर किसी वृक्ष की आयु को ज्ञात किया जाता है। तो कौन सी शाखा है वो? तो वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, याद रखना, सॉरी, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ये वृक्ष की आयु से है संबंधित। ये अर्निथ्रोलॉजी, याद रखिएगा, अर्निथ्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये पक्षियों से संबंधित है। ठीक है, और ये इक्वेथोलॉजी, ये मछलियों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बायोनिक्स, बायोनिक्स मतलब होता है जो ये जैसे बायोलॉजी में अगर कुछ इंजीनियरिंग जो बायोजेनेटिक्स ऐसे बोलते हैं ना, वही उसी की ये सीरीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये अब संस्था का नाम दिया गया है और यहाँ पे स्थापना वर्ष। तो इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये जो है आप इसको मैच करिए आप 1922 में ये। ठीक है, इसको ग्रीन पीस जो है ये 1971 में। तो अगर आप देखिए चौथे का ए, चौथे का ए दो में है, बाकी दो ऑप्शन हटा सकते हैं। और ये बर्ड लाइफ वाला 1922 है, तो बी हो गया, इसका फर्स्ट का बी हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट का बी, यानी कि ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ये इसके समस्थानिक जो जो रेडियो एक्टिव, इसके तीन होते हैं, ये तीनों लिखे हुए हैं, ड्यूटीरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, ये तीनों लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से रेडियो सक्रिय कौन सा है? तो ये ट्राइटियम होता है। ठीक है, यही होता है। इसमें अपने ये क्या बोलते हैं, इसी में ये रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। ये रेडियम तो इसका समस्थानिक है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ट्राइटियम। इसका आंसर क्या होगा? डी, ट्राइटियम। ड्यूटीरियम का जो ऑक्साइड होता है D2O, वो उसको भारी जल बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसको रेडियो उसमें रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो मैं एडिशनल आपको जानकारी देता हूँ उसको लिख के रखा करिए आप कहीं। ठीक, चलिए गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? तो नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो बहुत बहुत बड़ी संख्या में नेफ्रॉन्स होती हैं, वही जो है उसको ब्लड को साफ करने का कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, जिंक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये बेरिंग बेस्ट करके हैं एक साइंटिस्ट। ठीक है, बेरिंग बेस्ट, बेस्ट, बिस्ट नहीं, बेस्ट। ठीक है, तो ये इंसुलिन की खोज उन्होंने की थी। ये कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से। ठीक है, आमाशय, उसमें जो बीटा सेल्स पाई जाती हैं ना, उससे ये अ, निकलता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इंसुलिन का, ये तीन चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। बीटा सेल्स ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ये सेलुलोज है। ठीक है, इसके जो सेलुलोज तीन टाइप का पाया जाता है ना, मोनो, डाई और पॉली। तो ये पॉली, ये सेलुलोज जो होता है ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा विटामिन है जिसे प्रतिसंक्रमणीय विटामिन मतलब एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं? तो वो है विटामिन ए। ठीक है, बताइएगा विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, आप बताइएगा। ठीक, इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक है? ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है? तो देखिए ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये तो सब वृद्धिवर्धक हैं। लेकिन ये एब्सिसिक जो एसिड होता है ये वृद्धि अवरोधक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या है? वृद्धि अवरोधक है। ठीक है, तो बाकी तीनों वृद्धिवर्धक हैं। निम्नलिखित में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? एंटीजेंस क्या है? वो प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जिसका जितना अच्छा प्रतिरक्षा सिस्टम मतलब वो सही होगा तंत्र, वो वायरस वगैरह से लड़ने में उनकी क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो ये वीडियो रहा। इसके बाद इसके आगे वाला फिर बताएंगे, आगे आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आप इसको एक बार दो बार देखिए, नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए उनको ज़रूर आप नोट्स बनाइए। ये स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, जो आ रहा है उसका नोट्स किस लिए बनाना, लेकिन जो नहीं आया, जो नए नई चीज़ मिली जानकारी, उसका ज़रूर नोट्स बनाइए आप, क्योंकि वो चीज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ इसमें स्कोर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।